हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। लास्ट वीडियो में हमने इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड का मॉडल देखा था, जो कि फॉर्मल मॉडल था। अब दूसरा उसका वर्जन देख रहे हैं। इन द सेंस हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि कैसे एक फर्म को बेनिफिट होता है थ्रू इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड दूसरे तरीके से। वो पहला तरीका था जो फॉर्मल इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड वाला तरीका था। अब दूसरा तरीका है अनदर वर्जन। मैं आगे बढ़ूँ, एक्सप्लेन करूँ उसके पहले ही मैं बोल देती हूँ, आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप न्यू हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि जो मैं आगे कवर कर रही हूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे ही मैं वीडियो उसका अपलोड करूँ। तो लाइक कर दीजिएगा अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो अच्छे से, और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको कैसा लगा है वीडियो। एक और चीज़ है, मैं कुछ लाने वाली हूँ इन दिस वीक ओनली, जो कि मैं एंड ऑफ द वीडियो में आपको बताऊँगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर टिल द एंड, यू स्टे ट्यून्ड, ताकि आपको पता चले कि वो क्या चीज़ है जो मैं अपलोड करने वाली हूँ दिस वीक, कमिंग वीक में। वो आपके लिए बेनिफिशियल हो सकता है अगर आप कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो इकोनॉमिक्स का, या तो इंडियन इकोनॉमी अगर है तो आपके लिए वो बेनिफिशियल हो सकता है। ओके, we now examine intra-industry trade from a different perspective with the aid of figure 6.3. This is figure 6.3. The horizontal axis in the figure measures the number of firms N in monopolistic competitive industry, while the vertical axis measures product price and average cost per unit, average or per unit cost of the production. तो ये जो है यहाँ पे आपको नंबर ऑफ़ फर्म्स दिखेंगे कि जैसे जैसे नंबर, ये 100 नंबर ऑफ़ फर्म्स थे, 200 फर्म्स हैं, 300 फर्म्स हैं, वो एक ही इंडस्ट्री की बात हो रही है। हमारे केस में हम केमिकल इंडस्ट्री या कोल्ड ड्रिंक की इंडस्ट्री लेते हैं तो 100 फर्म्स है, उसमें 200 फर्म्स है, इंडस्ट्री एक ही है, वन इंडस्ट्री। यहाँ पे आपका प्राइस या तो फिर एवरेज कॉस्ट यानी पर यूनिट कॉस्ट यहाँ पे मेजर हो रहा है वर्टिकल एक्सिस पे। ऑल फर्म्स सेल एट द सेम प्राइस इवन दो देयर प्रोडक्ट इज समवॉट डिफ्रेंशिएटेड। भले ही डिफ्रेंशिएटेड हो फिर भी ऑलमोस्ट सेम प्राइस पे ही बिकेगा, क्योंकि कंपटीशन प्रिवेल करता है। अगर आप जाओ लेने कोल्ड ड्रिंक तो ऑलमोस्ट, ऐसा नहीं बोल रही हो कि 40 रुपीज़ का, अगर आपको अभी मेरे हिसाब से अभी 40 रुपीज़ का हाफ़ लीटर का बॉटल मिलता है थम्स अप का, पेप्सी का। अगर आप दूसरे कोल्ड ड्रिंक भी लो, कोक लो, मिरिंडा लो, वो ऑलमोस्ट 40 रुपीज़ के आजू बाजू ही प्रिवेल करेगा उसका प्राइस, ज़्यादा कम नहीं होगा। ऐसे नहीं होगा कि हाफ़ लीटर का बॉटल आपको 20 रुपीज़ में उसका मिल रहा है, नहीं, आपको 40 रुपीज़ के रेंज के आजू बाजू ही मिलेगा। तो ऑलमोस्ट प्राइस सेम होता है, तो इन्होंने प्राइस सेम लिया है। डिफ्रेंशिएटेड है फिर भी, प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएटेड है फिर भी उनका प्राइस ऑलमोस्ट सेम है। This will be true if all firms in the monopolistic competitive industry are symmetric or face identical demand or cost functions or condition. ये क्यों प्राइस या एवरेज कॉस्ट सेम होगा, सॉरी किधर था, हाँ, सेम प्राइस क्यों होगा उनका, क्योंकि वो डिमांड कर्व जो है वो ऑलमोस्ट सेम फेस कर रहे हैं। जितना डिमांड पेप्सी के लिए है उतना ही डिमांड थम्स अप के लिए भी है, उतना ही डिमांड कोक के लिए भी है। तो सेम डिमांड कर्व फेस कर रहे हैं। इन फिगर 6.3 कर्व P shows the relationship between number of firms in the industry and product price. तो ये जो P कर्व है, ये P आपको डिमांड कर्व नहीं है, ध्यान रखना, यहाँ पे आप ये डिमांड कर्व नहीं है। ये विद द इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स आपका प्राइस कम हो रहा है। लेट मी जस्ट शो यू वंस अगेन। यानी जैसे जैसे यहाँ पे मैं नंबर ऑफ फर्म्स ले रही हूँ, पहले फर्म्स कम थे, समझो सिर्फ 50 फर्म्स है तो वो प्राइस हाई रखने का सोचेंगे। फिर समझो 100 फर्म्स आ गए, काफ़ी ज़्यादा लोग आ गए अभी डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट लाके,
तो थोड़ा प्राइस कम कर देते हैं, और ज़्यादा हो गए 200 फर्म्स हो गए और कम, तो ये प्राइस इन्वर्सली रिलेटेड है विथ द नंबर ऑफ फर्म्स, नॉट द डिमांड. दिस इज़ नॉट डिमांड, दिस इज़ नंबर ऑफ फर्म्स. तो विथ नंबर ऑफ फर्म्स प्राइस जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है. अगर कम फर्म्स हैं तो उतना ही ज़्यादा प्राइस है, अगर ज़्यादा फर्म्स हैं तो उतना ही कम प्राइस है. Curve P is negatively sloped, showing that the large number of firms in the industry, the lower is the product price because competition is greater. क्यों ऐसा है कि जितने ज़्यादा फर्म्स होंगे उतना प्राइस कम होगा, क्योंकि कंपटीशन बढ़ जाएगा, राइट. एंड मोर इंटेंस विल कंपटीशन इज़ ग्रेटर और मोर इंटेंस विथ मोर फर्म्स इन द इंडस्ट्री. तो उतना ही कंपटीशन बढ़ जाएगा, जो कि विथ द नंबर ऑफ इंक्रीज इन नंबर ऑफ फर्म्स. फॉर एग्जाम्पल, एट प्राइस 4 n is 200, प्राइस इज 4 when n is 200, प्राइस इज 3 when n is 300. मतलब n बढ़ाते जा रहे हैं ये लोग और प्राइस कम होता जा रहा है. आपको दिख रहा है प्राइस 2 हो जाएगा विथ n is 400. ये मैंने आपको पॉइंट दिखा दिए हैं. Curve C, on the other hand, shows relationship between number of firms in the industry and their average cost of production for the given level of industrial output. ये जो curve C है वो क्या बता रहा है? ये curve C जो है वो cost बता रहा है in relation with number of firms. जितने जितने number of firms बढ़ेंगे, ये जितना बढ़ेगा नंबर ऑफ़ फर्म्स, उतना ही कॉस्ट ज़्यादा होगा. अगर आप देखो 200 पे जो कॉस्ट है वो 2 है, 300 पे कॉस्ट 3 है, 400 पे कॉस्ट 4 है. तो जितना जितना नंबर ऑफ़ फर्म्स बढ़ रहे हैं उतना उतना कॉस्ट भी बढ़ेगा. Curve C is positively sloped, showing that the larger n is, the greater is the average cost, the greater their average cost is. The reason is that when more firms produce a given industry output, each firm's share of the industry output will be smaller, and so each firm will incur higher cost of production. जितने ज़्यादा इंडस्ट्री में जितने ज़्यादा डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स होंगे उतना ही उनका शेयर मार्केट में कम होता जाएगा. समझो, फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ मार्केट में 200 लोग हैं, सिर्फ 200 लोग हैं. पहले सिर्फ 3 तरीके के डिफ्रेंशिएटेड कोल्ड ड्रिंक्स मिलते थे. तो हो सकता है 150 लोग पहला वाला प्रेफर करते हो, 150 नहीं, चलो 100 लोग पहला वाला प्रेफर करते हो टाइप ए कोल्ड ड्रिंक, 50 लोग जो है वो बी टाइप का कोल्ड ड्रिंक प्रेफर करते हो और 50 लोग सी टाइप का कोल्ड ड्रिंक प्रेफर करते हो. अब जब मैं नंबर ऑफ़ फर्म बढ़ा दूँ, यानी अब 3 ना होके 5 कोल्ड ड्रिंक के ब्रांड्स हैं, ठीक है, तो ये 200 ही लोग हैं. अब क्या होगा? अब सिर्फ 80 लोग ए को प्रेफर करेंगे, 30 लोग समझो बी को प्रेफर करेंगे, 40 लोग सी को प्रेफर करेंगे, बाकी 30 लोग डी को प्रेफर करेंगे, 20 ई को. ऐसे आप देख सकते हो कि शेयर जितना जितना मैंने कोल्ड ड्रिंक का फर्म बढ़ा दिए, डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट्स बढ़ा दिए, उतने उतने शेयर जो है मार्केट में वो कम होता जाएगा उनका. और जैसे शेयर कम होगा उनका, उतना ही उनका कॉस्ट ज़्यादा होगा. फॉर एग्जाम्पल, एवरेज कॉस्ट इज़ 2 when n is 200. ये मैंने आपको दिखा दिया है. द इंटरसेक्शन ऑफ कर्व P and C defines equilibrium point E. तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम है वो कहाँ पे है? जहाँ पे प्राइस का कर्व एंड कॉस्ट का कर्व इंटरसेक्ट होता है, वो है पॉइंट E, जहाँ पे 300 नंबर ऑफ फर्म्स काम करने चाहिए और प्राइस 3 होना चाहिए. एट विच प्राइस, क्यों यही इक्विलिब्रियम है? क्योंकि ये पॉइंट पे प्राइस इक्वल्स टू एवरेज कॉस्ट है, which is equal to 3 and number of firms is 300 and each firm breaks even.
दैट इज़ मेक्स ज़ीरो प्रॉफिट। इस पॉइंट पे वो ज़ीरो प्रॉफिट बना रहे हैं। जो ये पॉइंट है 3 प्राइस पे बेचेंगे जब, और उनको कितने नंबर ऑफ़ फर्म्स होंगे, 300 नंबर ऑफ़ फर्म्स होंगे, तो ज़ीरो प्रॉफिट मेक करेंगे। ज़ीरो प्रॉफिट यानी नॉर्मल प्रॉफिट, जो मैंने आपको सिचुएशन बोली थी कि एवरेज कॉस्ट ऑलमोस्ट इक्वल टू प्राइस है। विथ 200 फर्म्स प्राइस इज़ 4 while average cost is 2, since firm will then be earning, okay, ये मैं सिचुएशन आपको फटाफट बता देती हूँ। अगर मैं प्राइस 2 रखूँ तो प्राइस 2 जब है तो 200 फर्म्स काम कर रहे हैं। अब इस प्राइस 2 पे अगर आप देखो तो जो कॉस्ट है, कॉस्ट है वो 2 है, नहीं एक, हाँ 200 फर्म्स अगर मैं रख रही हूँ, 200 फर्म्स में जो प्राइस है वो 4 है और कॉस्ट 2 है। कॉस्ट बहुत कम है तो दूसरे फर्म्स आएंगे, दूसरे फर्म्स आना चाहेंगे, बोलेंगे अरे बाप रे कॉस्ट कम है, प्राइस ज़्यादा है, सुपर नॉर्मल प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं। जो ये 200 फर्म्स काम कर रहे हैं वो ऑलरेडी सुपर नॉर्मल प्रॉफिट फेस कर रहे हैं क्योंकि कॉस्ट कम है। याद है मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि ये डिमांड कर्व है, ये एमआर कर्व है, ये आपका एमसी कर्व है, ये आप पे आपका प्राइस डिटरमाइन होता है, ये प्राइस 4 है। एवरेज कॉस्ट अगर नीचे से ऐसे जाता है यानी आपका कॉस्ट इतना है तो ये आपका सुपर नॉर्मल प्रॉफिट हो गया, ये आपका प्रॉफिट हो गया। अगर आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स अच्छे से किया है तो आपको ये पता चल गया होगा कि सुपर नॉर्मल प्रॉफिट मैं क्यों बोल रही हूँ। इन शॉर्ट अगर आप ऐसे ही देखें तो एवरेज कॉस्ट जब कम होता है प्राइस से तब सुपर नॉर्मल प्रॉफिट होता है, और इस सिचुएशन में दूसरे फर्म्स एंटर करेंगे मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन में। दूसरे फर्म्स एंटर करेंगे सो ये 200 से 300 हो जाएगा, इवेंचुअली ई पॉइंट पे आ जाएगा। अगर इससे ज़्यादा है, समझो 400 फर्म्स काम कर रहे हैं, तो इस पॉइंट पे देखो कॉस्ट ज़्यादा है, प्राइस कम है, ठीक है। कॉस्ट ज़्यादा है, प्राइस कम है, तो क्या होगा, अब लॉसेस होगा। जो फर्म्स लॉस फेस कर रहे हैं वो फर्म्स निकल जाएंगे और इवेंचुअली 300 पे आ जाएगा, तो अल्टीमेटली वो इक्विलिब्रियम पे खुद ही आ जाएगा। So with 200 firms price is 4 and average cost is 2. Since firm will then be earning profits, that is supernormal profits, more firms will enter the industry until long run equilibrium E is reached. ज़्यादा लोग आएंगे। On the other hand, when N is 400, price is 2, average cost is 4. ज़्यादा है, average cost is greater than price. तो since now all firms incur losses, ज़्यादातर फर्म्स लॉस फेस कर रहे हैं, थोड़े बहुत फर्म्स को इंडस्ट्री में से निकाल देंगे। सम फर्म्स विल लीव इंडस्ट्री अंटिल लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम इज रीच। वो जाते रहेंगे, वो निकलते रहेंगे। 400 से 380 होंगे, 380 पे भी एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है, प्राइस कम है। 350 होंगे, उस पर भी एवरेज कॉस्ट ज़्यादा है, प्राइस कम है। ऐसे करते करते वो 300 पे आएंगे जहाँ पे इक्वल हो जाएगा। बाय ओपनिंग अप, अब आता है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए जब ओपन कर रहे हैं तब क्या होगा। ये अब तक का जो था वो था ऑटार्की सिचुएशन में, यानी विदाउट ट्रेड के सिचुएशन में। अब जब ओपन अप हो रहे हैं ट्रेड के लिए, या एक्सपैंडिंग इंटरनेशनल ट्रेड एंड दस बिकमिंग पार्ट ऑफ मच लार्जर इंटीग्रेटेड वर्ल्ड मार्केट, फर्म्स इन ईच नेशन कैन स्पेशलाइज इन प्रोडक्शन ऑफ a smaller range of products and face lower average cost of production। ये हमने देखा है कि जैसे जैसे वो ओपन अप होंगे वो अपने डिफ्रेंशिएटेड प्रोडक्ट में स्पेशलाइज करेंगे, और क्या होगा, कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट कर्व शिफ्ट हो जाएगा डाउन, क्योंकि एवरेज कॉस्ट कर्व अब शिफ्ट हो जाएगा डाउन। ये आपका न्यू एवरेज कॉस्ट कर्व हो जाएगा, डाउनवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। Smaller range of product and face lower average cost of production. Mutually beneficial trade can then take place even if nations are identical in factor endowments and technology। अब क्योंकि
फैक्टर एंडाउमेंट भी सेम है, टेक्नोलॉजी भी अगर दो नेशन में सेम है फिर भी म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड हो सकता है। इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड जिसे हम बोलेंगे वो, कंज्यूमर इन ईच नेशन वुड बेनिफिट बोथ फ्रॉम लोअर प्राइसेस एंड फ्रॉम लार्जर रेंज ऑफ कमोडिटीज़, क्योंकि उनका प्राइस भी लोअर हो गया है। यहाँ पे लोअर शिफ्ट हो गया है, कम हो गया है, तो प्राइस भी आप देख सकते हो अब इक्विलिब्रियम इधर है ई डैश पे, तो प्राइस कम हो गया है और ज़्यादा फर्म्स अभी काम कर रहे हैं स्पेशलाइजेशन के लिए। तो कंज्यूमर के लिए भी अच्छा है क्योंकि ज़्यादा वैरायटी भी मिल रही है और लोअर प्राइस पे मिल रही है। म्यूचुअली बेनिफिशियल ट्रेड इन शॉर्ट अगर समझे तो पहले 3 रुपये में आपको सिर्फ 300 वेराइटीज़ मिल रहे थे, ऐसे ले सकते हो। अब 2 रुपीज़ में 400 वेराइटीज़ मिल रही है। म्यूचुअली ये रीड कर दिया है। दिस इज शोन बाय डाउनवर्ड शिफ्ट ऑफ कॉस्ट कर्व टू cost curve C to C dash in the figure. Curve C shifts down to curve C dash because an increase in the market size or total industry sales increases the sales of each firm for any given number of firms in the industry and lowers the average production cost of each firm. क्योंकि जैसे जैसे मार्केट बढ़ गया तो आप ज़्यादा एरिया में अभी सेल कर पाओगे, तो क्योंकि आपका सेल बढ़ चुका है तो आपका ऑलमोस्ट कॉस्ट कम हो जाएगा। द डाउनवर्ड शिफ्ट इन द कर्व सी टू सी डैश leads to a new long run equilibrium point E dash where the price is equals to average cost equals to 2 and number of firms operating will be 400 as compared with original equilibrium E price which was 3 and average cost was 3. Note that the increase in total industry sales does not shift the price curve. प्राइस चेंज नहीं होता, आपको कॉस्ट पे असर पड़ता है। इन शॉर्ट हम बोलना क्या चाहते हैं कि विथ ट्रेड अगर आप ट्रेड के लिए ओपन होते हो या मार्केट एरिया आपका बढ़ता है तो आपका एवरेज कॉस्ट पे असर पड़ता है, प्राइस पे फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने ये कवर कर दिया है फुल्ली। इंट्रा इंडस्ट्री ट्रेड हमारा आज कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे नेक्स्ट है टेक्नोलॉजिकल अगर डिफरेंसेस हैं। हमने क्या लिया था, हमने लिया था कि टेक्नोलॉजी सेम है, राइट। हमने एक अजम्पशन लिया था कि दोनों नेशंस में टेक्नोलॉजी सेम है, लेकिन अगर टेक्नोलॉजिकल डिफरेंसेस आती भी हैं तो भी ट्रेड होना बेनिफिशियल होगा कि नहीं होगा वो हम देखेंगे। यहाँ पे 2 मॉडल्स है, एक है टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल और जो पॉजनर ने दिया है, और दूसरा है प्रोडक्ट साइकिल मॉडल जो इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग वर्नॉन ने दिया है। फिर भी मैं आपको कंफर्म करके उस वीडियो में जब हम ये करेंगे प्रोडक्ट साइकिल मॉडल तो मैं उसमें आपको श्योरली बता दूंगी किसने ये मॉडल दिया है। ठीक है, सो तब तक के लिए यू कीप वॉचिंग द जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स। यस, यू कैन सी हियर वर्नॉन, यस आई वाज नॉट रॉन्ग, प्रोडक्ट साइकिल मॉडल वर्नॉन ने दिया है। ठीक है, हम ये दोनों मॉडल ट्राई करेंगे कि एक ही वीडियो में कवर करें, नहीं हुआ तो 2 वीडियो वैसे ही आ जाएगा, एक में टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल और दूसरे में प्रोडक्ट साइकिल मॉडल। क्योंकि ऑलमोस्ट टेक्नोलॉजिकल गैप मॉडल का ही एक्सटेंशन है प्रोडक्ट साइकिल मॉडल। तब तक के लिए जैसे मैंने बोला, कीप वॉचिंग द जर्नी ऑफ अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक्स। थैंक यू। रुकिए, एक चीज़ तो बताना भूल गई मैं, जो वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको कहा था कि कुछ लाने वाली हूँ मैं ये वीक में ही, तो वो है 2011 का सेंसस रिपोर्ट। अब वो आप बोलेंगे कि वो तो ऑनलाइन मिल जाएगा, मैं क्या करने वाली हूँ, मैं उसका ट्रिक्स लाने वाली हूँ। क्यों ट्रिक्स की ज़रूरत है? देखो, सेंसस रिपोर्ट में जो क्वेश्चंस बनते हैं, यानी किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम में मोस्टली आपने देखा होगा यूपीएससी का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, नेट या सेट का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, या फिर एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम है, या किसी भी पोस्ट ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम है, उधर 2011 के सेंसस रिपोर्ट से काफ़ी सारे क्वेश्चंस होते हैं और इकोनॉमिक्स में तो होते ही होते हैं।
तो उसमें क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट नहीं मिलता। वहाँ पे क्वेश्चन होता है कौन से टॉप 3 स्टेट्स हैं जो मोस्ट पॉपुलेटेड है, या कौन से टॉप 3 स्टेट्स हैं या लीस्ट 3 स्टेट्स हैं जो जिसमें हाई लिटरेसी है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन बन के होते हैं, या क्रोनोलॉजी ऑर्डर में आपको बोलते हैं डालने के लिए, या वैल्यू बताने के लिए बोलते हैं। तो उस सिचुएशन में आपको याद होना चाहिए कौन से स्टेट्स हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे बताऊँ तो टॉप 3 स्टेट्स जो मोस्ट पॉपुलेटेड है वो है यूपी, महाराष्ट्र एंड बिहार। और जो टॉप 3 स्टेट्स हैं, लिटरेसी मैंने लिखा था, यस, लिटरेसी के केस में आप ले सकते हो। टॉप 3 स्टेट्स जो लिटरेसी के है वो हैं टॉप 3 हाई लिटरेसी आप बोल सकते हो, केरला, मिज़ोरम एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग मोस्टली 99% इट वुड बी त्रिपुरा। अब जो ये ऐसे स्टेट्स है आपको याद करने में बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि केरला, मिज़ोरम, त्रिपुरा है जो हाई लिटरेसी में है लेकिन वो पॉपुलेटेड में नहीं है। तो आपको ये याद रखने में बहुत डिफ़िकल्टी होगी कि कौन से 3 स्टेट्स हैं। तो मैंने ये ट्रिक से लर्न किया है। जब मैंने यहाँ पे टॉप 3 पॉपुलेटेड स्टेट्स या टॉप 3 लिटरेसी स्टेट, हाई लिटरेसी वाले स्टेट्स यहाँ पे मैंने आपको लिख के बताए हैं, वो मैंने ट्रिक से ही याद किया है। मुझे याद नहीं था कि कौन सा किसके बाद आता है, लेकिन वो ट्रिक से मुझे पता है कि कौन सा आएगा। तो वो ट्रिक जो मैंने खुद अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए लर्न किए थे, वो ट्रिक्स के वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊँगी। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, डेंसिटी है, हाई डेंसिटी एंड नंबर्स भी आते हैं, राइट। कितना डेंसिटी है, डेंसिटी ओवरऑल एवरेज डेंसिटी कितना था 2011 में, तो एवरेज डेंसिटी कितना है, 382 एवरेज डेंसिटी है। देन सेक्स रेशियो कितना है, तो ऑन एवरेज सेक्स रेशियो कितना है, तो वो समथिंग अराउंड 940 और 43 है। चाइल्ड सेक्स रेशियो कितना है, तो वो सारी क्वेश्चंस जो है वो नंबर्स से आपको याद रखने पड़ेंगे। एवरेज, ऑन एवरेज कितना है, तो वो नंबर्स भी मैं आपको याद करवाऊंगी विथ ट्रिक। कई बार ये आ जाता है कि रूरल लिटरेसी कितना है, या अर्बन लिटरेसी कितना है, या फिर विमेन लिटरेसी कितना है, या मेन लिटरेसी कितना है, या ओवरऑल लिटरेसी रेट कितना था 2011 के सेंसस में। तो वो काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है नंबर्स लर्न करना, क्योंकि बहुत सारे नंबर्स होते हैं। तो उसका ट्रिक्स मैं आपको ऑलमोस्ट ये वीक में अपलोड करूँगी। एक पार्ट में ऑब्वियसली नहीं होगा, एक वीडियो में कवर नहीं होगा, उसका 2 या 3 पार्ट हो सकता है। मैं ट्राई करूँगी कि वीडियो के दौरान ही आपको लर्न हो जाए। ऐसे तरीके से मैं बार बार उसको रिपीट करूँगी। लास्ट में हम रिवीजन के तरह भी करूँगी मैं रिपीट, तो वो क्या आपको उसी टाइम पे, वीडियो के टाइम पे ही लर्न हो जाएगा। तो आपके अगर कोई सीनियर्स हैं या कोई फ्रेंड है जो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो उनको भी आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि ये चैनल पे ऐसा वीडियो आने वाला है, ट्रिक्स वाला वीडियो, क्योंकि मैंने खुद अपने एग्ज़ाम के लिए ये किया था, लर्न ट्रिक्स। और मैं चाहती हूँ आप भी इजीली वो, अगर क्वेश्चन 2011 के सेंसस पे आया तो आप वो कवर कर लो। और अगर इन केस मैं कोई भी चीज़ उसमें 2011 के सेंसस में सेक्स रेशियो हो गया, चाइल्ड सेक्स रेशियो हो गया, वीडियो आने के बाद आपको पता चल जाएगा। कोई भी चीज़ ये सैटरडे तक तो मैं कवर कर ही लूँगी, ऑलमोस्ट पूरा 2011 का सेंसस रिपोर्ट। अगर कुछ चीज़ छूट जाती है बाय चांस, तो आप मुझे कमेंट पे लिख सकते हो। अगर कमेंट नहीं
करना चाहते कि आपका नाम रिवील होगा या जो भी है, तो मैं एक ईमेल आईडी मेंशन कर दूँगी, आप उस पर ईमेल भी कर सकते हो कि मैम ये वाला चीज़ आपने कवर नहीं किया है। आगे आने वाले टाइम पे मैं और भी ट्रिक्स लेके आने वाली हूँ, जो है एसआरएस डेटा के भी ट्रिक्स लेके आने वाली हूँ, क्योंकि उसमें भी एसआरएस डेटा में भी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नंबर्स पे डिपेंडेंट है। फिर है एनएफएचएस का डेटा, एनएफएचएस 4 और 5 का डेटा जो होता है, मोस्टली 5 का डेटा अभी पूछा जाता है। क्या है एनएफएचएस, एसआरएस क्या है, इनके भी क्वेश्चंस बहुत आजकल देखने को मिल रहे हैं काफ़ी जगह पर, काफ़ी एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में। तो उनके भी मैं ट्रिक्स लेके आऊँगी, उनके भी वीडियो में लेके आऊँगी। और ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आपके लिए ये वीडियो बनाने के लिए मैंने वो ट्रिक्स लिखे हैं, नहीं, मैंने वो खुद ट्रिक्स याद किए हैं। जैसे मैंने पहले ही भी बोला कि यहाँ पे जो मैंने ये दोनों चीज़ें लिखी, कौन से टॉप 3 आप क्रॉस चेक कर सकते हो इनको आप चाहो तो। ये टॉप 3 पॉपुलेटेड है स्टेट्स, और ये टॉप 3 हाई लिटरेसी रेट जिस स्टेट्स में वो है। तो ये ट्रिक से ही याद किया है, तो वो ही जो मैंने लर्न किया है खुद। और ऐसे ट्रिक्स नहीं है कि आपको लर्न करने में डिफ़िकल्टी हो, वो ऐसे ट्रिक्स हैं कि समवॉट वो उस चीज़ से रिलेटेड है। जैसे अगर लिटरेसी रेट की बात करें तो लिटरेसी यानी पढ़ाई, तो पढ़ाई से रिलेटेड ही मैं वो सेंटेंस बना के आपको दूंगी जो ट्रिक आपको उस टाइम पे याद आ जाए। तो प्लीज़ उसके लिए आपको एक चीज़ करना पड़ेगा, अपने सीनियर्स को शेयर करना पड़ेगा या अपने क्लासमेट्स को, अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे रहे हो। अगर नहीं, आप अपने सीनियर्स को शेयर कर दो। दूसरी चीज़, उनको बोलो आप सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि मैं पर्टिकुलर डेट यहाँ पे अभी नहीं बता सकती कब मैं करूँगी, बट येस विद इन दिस वीक सैटरडे नाइट 12 PM आपको 2011 का पूरा सेंसस रिपोर्ट अपलोड होते हुए दिखेगा। 2 पार्ट्स में, 3 पार्ट्स में, जो भी है वो आपको अपलोड होते हुए दिखेगा। हो सकता है मैं आज शाम को ही कर दूँ, कल फर्स्ट पार्ट लेके आऊँ, हो सकता है, तो मैं ऐसे श्योरिटी नहीं बता पाऊँगी। तो इसके लिए सब्सक्राइब करके रखो चैनल को, तो आपको फटाफट से मिल जाए। अगर आपको चाहिए कोई और डेटा का मैं ट्रिक्स लेके आऊँ, तो आप प्लीज़ कमेंट्स में मेंशन कर दीजिए, या जो मैं फ़र्स्ट वीडियो लाऊंगी, फर्स्ट पार्ट उस रिपोर्ट के ट्रिक्स का, उसमें मैं ईमेल आईडी मेंशन करूँगी, वहाँ पे आप मुझे वो चीज़ भेज सकते हो कि मैम इसका लाओ, क्रोनोलॉजी है या जो भी चीज़ है उसके ट्रिक्स लेके आओ, क्योंकि हमें इस एग्ज़ाम के लिए लर्न करना है। तो वो भी मैं ट्राई करूँगी उसका वीडियो देन ट्रिक्स बना के अपलोड करने के लिए। तो सब्सक्राइब कर दीजिए और नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिए। एंड वन मोर थिंग, 100+ तो हो ही चुके हैं, मैंने पहले भी वीडियो में बोल दिया। अगर आप न्यू हो तो आप सब्सक्राइब कर दो, 100+ को 1000+ कर दो सब्सक्राइबर्स, फिर आगे धीरे धीरे बढ़ेंगे, कोई जल्दी नहीं है। दूसरी चीज़, मैं कोई और भी बुक कवर करने वाली हूँ, तो वो मोस्टली ये वीक में स्टार्ट करूँगी मैं। कौन सा बुक है? मोस्टली वनीता अग्रवाल है या प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स है, तो वो भी मैं स्टार्ट करने वाली हूँ। तो अगर आपको ये चाहिए कि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आप तक नोटिफिकेशन पहुँचे, तो आपको उसके लिए सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और अपने फ्रेंड्स, क्लासमेट्स सबको बोलो कि वो वीडियोस को रेफ़र करें, क्योंकि उनको भी समझ में आना चाहिए ये सारी चीज़ें। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको समझ में आए, उनके लिए भी हेल्प हो जाएगी अगर उनको समझ में आएगा तो। टिल देन यू हैव टू कीप वॉचिंग जर्नी ऑफ understanding economics.